हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, आज कौन सा लेक्चर हम क्या करने वाले हैं उससे पहले जरा एक चीज देखो। ये क्या है? एक फाउंटेन है। आप फाउंटेन की जरा मुझे ट्रेजेक्टरी बताओ क्या है। मतलब फाउंटेन का पाथ कुछ ऐसा नहीं है, ऐसे कर्व्ड सा है ना। ओके, ये देखो, ये बंदा बॉल बास्केटबॉल को बास्केट में थ्रो कर रहा है। इसकी ट्रेजेक्टरी देखें, ऐसे कर्व्ड। ये जब शेल बाहर निकालेगा अपना, तो शेल यहां से निकलेगा, मतलब यहां से शेल आएगा और ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे। ये भी कर्व्ड है। अगर आप ये मिसाइल यहां से लॉन्च करोगे तो ये देखो बड़े ध्यान से, ये भी कुछ ऐसे ही कर्व्ड है। तो आज कर्व्ड मोशन की बात ही क्यों हो रही है? सबसे पहले इस मोशन को स्टडी किया था इस महान वैज्ञानिक ने, जिसका नाम था गैलीलियो गैलीले। तो गैलीलियो गैलीले ने सबसे पहले जब मोशन ऑफ बॉडीज को स्टडी किया था, तो उन्होंने ही ये पता लगाया था कि कोई भी कर्व्ड मोशन एक्चुअली दो तरीके की मोशन का सम होती है, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। उस मशहूर मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। यही आज का हमारा टॉपिक है। टुडे वी विल डिस्कस प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल? सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि एक प्रोजेक्टाइल होता क्या है। देखो, जब आप किसी भी चीज को स्पेस में थ्रो करते हो, है ना, हवा में थ्रो किया आपने किसी भी चीज को, तो अब वो चीज नीचे आएगी, ये तो पता ही है, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी। अब अगर किसी भी चीज को आप थ्रो करते हैं स्पेस में, तब अगर उसको सिर्फ ग्रेविटी ही नीचे खींच रही है और उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी, इसका मतलब वो एक प्रोजेक्टाइल है। यही है एक प्रोजेक्टाइल की सिंपल सी डेफिनेशन। कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो आपने हवा में थ्रो किया है, जिसको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई है और वो सिर्फ ग्रेविटी के कारण ही नीचे आ रहा है, उसको सिर्फ ग्रेविटी ही खींच रही है, दैट इज नोन एज ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है, समझ में आया? दूसरी बात, पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल जो भी पाथ फॉलो करेगा उसको हम बोलेंगे ट्रेजेक्टरी। ठीक है, समझ में आया? ओके, देखो, जैसे कि ये, अब इस चीज को आप सपोज करो किसी बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, ऐसे जाएगी बॉल, तो बॉल भी एक तरह की प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, समझ में आया? ये देखो, ये प्रोजेक्टाइल की अलग अलग स्टेजेस हैं। पहले यहां था, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया। ये जो आप चीज देख रहे हो, ये वाली, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो आज का लेक्चर बड़े ध्यान से समझना। जब भी आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करोगे तो उसमें दो चीजें बड़ी अहम होती हैं। अहम मींस इंपॉर्टेंट। क्या? एक तो होती है उसकी लॉन्च वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसको लॉन्च करते हैं, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है। और एक होता है लॉन्च एंगल, जो वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है। ठीक है, थीटा। तो एक प्रोजेक्टाइल की दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, लॉन्च वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसको लॉन्च करते हैं, और लॉन्च एंगल, जिस एंगल से उसे लॉन्च किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल को यहां से लॉन्च किया था, प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच गया, यहां जाके इसकी वेलोसिटी होगी ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। लेकिन अकेली रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी। जब आप इसकी मोशन को ब्रेक करके देखोगे, केयरफुल एनालाइज करोगे, आपको पता लगेगा इस वेलोसिटी के दो और कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट, जो हमेशा इसके साथ रहते हैं। और केयरफुल एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कि जब कोई प्रोजेक्टाइल एयर में जा रहा होता है, तब वो जब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होता है तो वो मूव कर रहा होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। लेकिन जब वो ऊपर मतलब वर्टिकली मूव कर रहा होता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही होती है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल जो होता है वो दो मोशन का कॉम्बिनेशन है। कौन सी मोशन? हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा प्रोजेक्टाइल पहुंच गया टॉप पे। अब हम अगर इसकी मोशन को ब्रेक करके देखें तो हमें पता लगेगा हॉरिजॉन्टल अब ये मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन अब ये वर्टिकली मूव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल पे जाके स्पीड बिकम्स जीरो। तो अब याद रखना, कोई भी प्रोजेक्टाइल जब अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल के पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट रह जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो भी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। इतना समझ में आया? अब प्रोजेक्टाइल को थोड़ी नीचे भेजते हैं। हम क्या भेजते हैं? अपने आप ही आ जाएगा, ये यार, ये वही रिजल्टेंट वेलोसिटी,
फिर इसकी मोशन को ब्रेक करके देखो, आपको पता लगेगा अभी भी ये जब हॉरिजॉन्टल जा रहा होगा तो जाएगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन जैसे ये नीचे आ रहा होगा इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब इसको ग्रेविटी खींच रही होगी। अब ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहा है तो ग्रेविटी इसकी स्पीड को बढ़ा देगी। ठीक है, पहले ये उल्टा जा रहा था। इतना समझ में आया? ओके, अब ये और नीचे चला गया, देखो अब वही रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब अगर आप देखोगे अभी भी ये जब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा तो इट विल बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और नीचे होगी इसकी एक्सेलरेशन, अभी भी स्पीड बढ़ रही होगी। ठीक है, समझ में आया? देखो अब जो मोटी बात हमने समझी है वो ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है तब उसके पास होती है एक रिजल्टेंट वेलोसिटी, और उसके साथ साथ दो कंपोनेंट और भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसकी डायरेक्शन में होती है कांस्टेंट वेलोसिटी, मींस नो एक्सेलरेशन। आप ये बात याद रखना, कोई भी प्रोजेक्टाइल कभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं होता। इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन जब एक प्रोजेक्टाइल इज मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन तो इसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसको ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है। तो प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेट करेगा इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशंस। कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो कि होती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड वर्टिकल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। ठीक है, द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये नोट देखो बड़े ध्यान से पढ़ना, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये बड़ी हैरानी वाली चीज है। एक प्रोजेक्टाइल जब हवा में मूव कर रहा होता है तब उसकी दो कंपोनेंट तो होते ही हैं, मतलब दो मोशंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन है वर्टिकल मोशन। कमाल की बात यह है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को डिस्टर्ब नहीं करती, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को डिस्टर्ब नहीं करती, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट मोशंस होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करती ही नहीं, ना ही एक कोई पैरामीटर दूसरे को डिस्टर्ब करता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस। अब आप सोचो, जब एक मिसाइल, सपोज करो कोई मिसाइल जा रही होती है, एक्चुअली जा तो वो बस ऐसे सीधी रही है ना, जैसे ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, लेकिन इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होती है और एक वर्टिकल वेलोसिटी भी होती है। देखो, दोनों का कॉम्बिनेशन ही इसको इस तरफ लेके जाता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरफ लेके जाता है। ठीक है, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, लेकिन अब इसको आसान करके समझेंगे, डोंट वरी। प्रोजेक्टाइल की स्टडी करते हुए हम ना कुछ एजम्पशंस लेते हैं टू मेक द केस सिंपल। पहली, एयर रेजिस्टेंस नहीं लेते। दूसरा, इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ नहीं लेते। इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ भी नेग्लिजिबल है। और दूसरा, जी को हम हमेशा कांस्टेंट मानते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हालांकि जी चेंज होती है अर्थ के, अगर आप देखो ना कि अर्थ के अलग अलग जगहों पर जी की अलग अलग वैल्यू है, लेकिन हम प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करते हुए यही मानेंगे कि जी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसके वेरियस पार्ट्स। मेरे पास केस 1 है, केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दूंगा, ये बंदा इस फुटबॉल को किक मारेगा, ये गई बॉल। अब रास्ते में मैंने बॉल रोक ली, देखो फिजिकली तो इम्पॉसिबल है, लेकिन स्टडी करने के लिए, ठीक है, ये होगी इसकी, क्या होगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, आगे कंपोनेंट, अब इसको केयरफुली एनालाइज करते हैं। ये देखो, ये यहां से किक मारेगा, ठीक है, ये यहां से हमने किक मारी, इसको दी इनिशियल वेलोसिटी, और ये बॉल चली और पी पे आके रुकी। अब पी पे अब हमने इसको एनालाइज करना है। ये हो गए रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये मेरे हो गए कंपोनेंट्स, ठीक है, ये मेरे हो गए, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू दी बॉल, ठीक है, ये हो गए डिस्टेंसेस किसी पॉइंट पी पे, ये होगी रेंज यहां तक जब बॉल आगे गिरेगी, ये तब तक का डिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आया इतना? ये डायग्राम अच्छे से देख लो एक बार। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल पता लगाते हैं। ट्रेजेक्टरी मींस, अभी याद आपको क्या थी ट्रेजेक्टरी? पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। हम पता लगाते हैं कि क्या पाथ था, ठीक है, मैथमेटिकली पता लगाते हैं। देखो, आफ्टर टाइम टी द बॉडी रीचेज एट पॉइंट पी। ये देखो, दोबारा से दिखा देता हूं। आफ्टर टाइम टी बॉडी किसी पॉइंट पी पे पहुंच गई। उस वक्त तक उसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लिया था, कितना? x इज इक्वल टू यू टी। तो t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू आया यहीं से, इतना समझ में आया? अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लिया था तो वर्टिकल डिस्टेंस भी तो कवर कर लिया होगा, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जा रहा होता है।
अब एक बात याद रखना, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डिस्टेंस तय कर रहा होता है तो उसमें होती है एक्सेलरेशन, क्योंकि उसको ग्रेविटी नीचे खींच रही होती है। मतलब जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन लगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इन दी वर्टिकल डायरेक्शन u इज जीरो, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट वाज गिवन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नॉट इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में u इज ऑलवेज जीरो। हमारे पास बच गया हाफ जी टी स्क्वायर, y तो y ही रहा, हाफ तो हाफ ही रहा, g तो g ही रहा। t की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, यहां पे जैसे ही आप t की वैल्यू यहां पुट करोगे आपको मिलेगा ये वाला y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर। रीअरेंज करो, आपको मिलेगा y इज इक्वल टू जी अपॉन टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसको मान लो आप कोई भी कांस्टेंट k, तो आपको मिला y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अब ये y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आ गया, इसका क्या मतलब है? देखो अब आप एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज समझो जो कई बार टीचर्स मिस कर देते हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? अगर आप अपने टीचर से पूछो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ काम आती है, तो मैक्सिमम टीचर्स शायद जवाब दे ही नहीं पाते कि कहाँ काम आएगी, या वो ये समझते हैं कि यार इस बच्चे को कैसे समझाऊं कहाँ काम आएगी, शायद इसको समझ में ना आए। एक्चुअली ये एक तरह का, देखो किसी भी इक्वेशन को समझ के आप ये बता सकते हो कि ये कौन सी ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है पैराबोला। इसका मतलब फिजिक्स झूठ नहीं बोल रही, मैथ ने उस पर मोहर लगा दी, क्या कि ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, कि जो भी दुनिया में प्रोजेक्टाइल मोशन होगी वो हमेशा पैराबोलिक मोशन होगी। ये था प्रूफ ट्रेजेक्टरी का, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि पैराबोलिक की ट्रेजेक्टरी क्या होती है, तो आप बोलोगे जी पैराबोला। वो कहेगा आपको कैसे पता, तो आप बोलोगे जी आंसर आता है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर विच इज ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये उसका प्रूफ था, ठीक है। समझ में आया इतना? ओके। टाइम ऑफ लाइट ये ढूंढते हैं, क्या होता है टाइम ऑफ लाइट? इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट फ्रॉम O टू A। मतलब जैसे ही प्रोजेक्टाइल को छोड़ा और उसने ग्राउंड को टच किया, तब तक वो कितनी देर हवा में रहा, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है इसका मतलब हम देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन, हम सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन देखेंगे। और हमें पता है वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लगती है? एक्सेलरेशन। तो आगे इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी हमने देखा था कि वर्टिकल डायरेक्शन में u हमेशा क्या होता है? जीरो। तो s की जगह हमने पुट किया h, क्योंकि हाइट थी h, हाफ g, t को भरा कैपिटल T, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आया √2h बाय जी। अब आप किसी भी बास्केटबॉल को, किसी बॉल को, किसी चीज को भी अगर आप किसी हाइट से थ्रो करो और आपको जी की वैल्यू पता हो, आप टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर सकते हो कि वो कितनी देर हवा में रहेगा। क्या क्या फॉर्मूला है? t इक्वल टू √2h बाय जी। t इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, अब ढूंढते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर किया उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो रेंज क्या होती है, आपको फॉर्मूला पता होगा, s इज इक्वल टू यू टी, है ना? पता है फॉर्मूला, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। ये r, ये वेलोसिटी, ये टाइम, तो r इज इक्वल टू यू इंटू टी, यू तो यू ही रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट को फॉर्मूला पुट कर दो, तो r इज इक्वल टू यू √2h बाय जी। मतलब अगर किसी बॉडी की आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, कितनी हाइट से वो गिराई गई है, अगर आपको ये पता है, यू कैन इजीली कैलकुलेट दी हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब कोई भी प्रोजेक्टाइल इतनी दूर जाके ग्राउंड पे गिरेगा। ऐसे ही जो टैंक होते हैं ना, जो मिलिट्री टैंक होते हैं, उनमें से जो शेलिंग होती है वो कितनी दूर जाके गिरेगी, ऐसे ही पता लगता है। अब तो बड़े एडवांस आ गए हैं टैंक्स, वो आपको अंदर ही कैलकुलेट करके बता देते हैं कि इतनी स्पीड से मारोगे, इतने एंगल पे लगाओगे तो यहां जाके गिरेगा। ठीक है, समझ में आया? तो वेपनरी में प्रोजेक्टाइल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखो किसी भी इंस्टेंट पे ढूंढने के लिए हमको दो तरह की मोशन की स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या है? एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के हमारे पास, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। पहला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल को देखते हैं, Vx इज इक्वल टू यू। अरे ए कहां चला गया? क्योंकि फॉर्मूला तो होता है V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए क्यों नहीं आया?
इसलिए नहीं आया क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाते वक्त कोई भी प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेट नहीं होता, इसलिए एक्सेलरेशन 0, तो Vx इक्वल टू यू। क्लियर। वर्टिकल कंपोनेंट में जाते हुए Vy इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए की जगह क्या आ गया g, ये 0 क्यों हो गया? क्योंकि इन दी वर्टिकल डायरेक्शन u इज ऑलवेज 0, तो u 0 हो गया, तो Vy इज इक्वल टू जी टी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट P, मतलब किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर आप थ्रो करोगे तो किसी भी पॉइंट P पे वो इतनी रिजल्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। ये है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो कोई भी प्रोजेक्टाइल इतनी वेलोसिटी से जा रहा होता है एवरेज। ठीक है। कोई टेन बीटा पूछे क्या है? टेन बीटा मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, जाके आप देख लेना। टेन बीटा जो रिजल्टेंट वेलोसिटी एंगल बना रही थी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट के साथ, उसको बोलते हैं टेन बीटा। तो टेन बीटा कैसे मिलेगा? वी वाई अपॉन वी एक्स विच विल बी गिवन बाय जी टी अपॉन यू। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो स्टूडेंट्स अगली बार करेंगे केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय, एंड इस टॉपिक को रिवाइज करते रहना। थैंक यू।